प्रेसिडेंट इज ऑन फायर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी काफी नाराज चल रहे हैं। किससे? सरकार से। और ऐसा क्यों? क्योंकि बिना उनके दस्तखत के 2 कानूनों को लागू किया गया, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया। फिर सरकार आगे आई, बोली राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, सारे नियमों का पालन हुआ है। लेकिन अलवी नहीं माने। 21 अगस्त को उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बर्खास्त कर दिया, पनिशमेंट पोस्ट पर भेज दिया। दिलचस्प ये कि सेक्रेटरी ने बगावत कर दी, कहा मुझे जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया गया है, मैं निर्दोष हूं। राष्ट्रपति ने जिस नए अफसर को सेक्रेटरी बनाने के लिए कहा, उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। इस घटना ने पाकिस्तान में एक नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जांच की मांग रखी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये संकट किसी जांच का मोहताज नहीं है। 1 महीने से भी कम समय में आरिफ अलवी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रपति रहते उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बचाने की भरसक कोशिश की, मगर बचा नहीं पाए। इमरान पहले कुर्सी से उतारे गए। अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में जेल भेजा गया। फिलहाल उनके खिलाफ संशोधित सीक्रेट्स एक्ट के तहत जांच चल रही है। इसी सीक्रेट्स एक्ट पर साइन को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। चर्चा ये भी है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद अलवी को भी लपेटे में लिया जा सकता है, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अलवी के साथ आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस एपिसोड ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को परेशान जरूर कर दिया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अलवी को समय से पहले ही कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो आज के शो में हम जानेंगे पाकिस्तान में राष्ट्रपति और सरकार क्यों भिड़ गए, क्या पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट होने वाला है और वहां राष्ट्रपति और सरकार के बीच झगड़े का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी पाकिस्तान की। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। तारीख 20 अगस्त 2023। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने लिखा, अल्लाह गवाह है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल पर कभी साइन नहीं किया। मैं इन दोनों के खिलाफ था। मैंने अपने स्टाफ को बिल्स को लौटाने के लिए कहा था। उनसे इस बारे में कई बार कंफर्म किया। हर बार कहा गया कि बिल्स को लौटा दिया गया है, मगर आज पता चला कि मेरे स्टाफ ने मेरी इच्छा और आदेश का पालन नहीं किया। अल्लाह सब जानता है, वो मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं जिन्हें इसका ताब झेलना पड़ेगा। एक मुल्क का राष्ट्रपति सरेआम धोखे की बात लिख रहा था। हंगामा मचना तय था, मचा भी। सरकार को सफाई देनी पड़ी, लेकिन बवाल यहीं पर नहीं रुका। 21 अगस्त को राष्ट्रपति ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को पद से हटा दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को कहा कि हमको इस आदमी की जरूरत नहीं है, हमें नया सेक्रेटरी चाहिए। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सिविल सर्विस से जुड़े मसलों को देखती है। सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी भी उन्हीं के जिम्मे होती है। राष्ट्रपति ने हुमैरा अहमद का नाम सुझाया था, लेकिन हुमैरा ने सेक्रेटरी बनने से मना कर दिया। इससे पहले वकार अहमद ने भी चिट्ठी लिखी, कहा राष्ट्रपति ने ना तो बिलों पर सहमति दी और ना ही उन्हें वापस भेजने के लिए कोई लिखित आदेश ही दिया। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को हमारे पास आया। 3 को इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। उनके पास अपनी राय देने के लिए 11 अगस्त तक का टाइम था, लेकिन 21 अगस्त तक उन्होंने फाइल नहीं लौटाई। ठीक है, ऐसा ही ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल के साथ भी हुआ। ये बिल हमें 8 अगस्त को मिल गया था। राष्ट्रपति के पास 17 अगस्त तक का समय था, मगर उन्होंने अभी तक उस फाइल को नहीं लौटाया है। फाइल्स अभी भी उन्हीं के दफ्तर में रखी हुई हैं। मेरे साथ अन्याय किया गया है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मामले की किसी काबिल एजेंसी से जांच कराई जाए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदालत में अपना पक्ष रखूंगा। ये तो हुआ बर्खास्त अफसर का पक्ष। इस पर अभी तक राष्ट्रपति की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अब दोनों कानूनों के बारे में भी आपको बता देते हैं जिनको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। पहला है पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत पाक फौज या राष्ट्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक करने पर 5 बरस तक की जेल का प्रावधान लाया गया। इसके अलावा जो भी लोग आर्मी एक्ट से बंधे हुए हैं, वे आर्मी की सेवा से हटने या हटाए जाने के 2 बरस बाद तक राजनीति में नहीं जा सकते। 31 जुलाई को संसद के दोनों सदनों ने बिल को मंजूरी दे दी। 2 अगस्त को इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। दूसरे एक्ट का नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत खुफिया एजेंसियों और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को संदेह के आधार पर छापेमारी करने और लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा दुश्मन की परिभाषा को यहाँ पर विस्तार दिया गया और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी शामिल किया गया। साथ ही साथ युद्धकाल में मिलने वाली सजा का दायरा शांतिकाल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस पर संसद के अंदर विरोध हुआ। बाद में सरकार ने बिना वारंट के गिरफ्तारी वाला प्रावधान हटा लिया। 6 अगस्त को सेनेट और फिर 7 अगस्त को नेशनल असेंबली ने बिल को मंजूरी दे दी। 8 अगस्त को इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया।
हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वरिष्ठ वकील सलाउद्दीन अहमद से पूछा, एक्ट्स में क्या संशोधन किए गए हैं और किन पॉइंट्स पर आपत्ति जताई जा रही है। जी, ये जो दो एक्ट्स हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट, इस पे जो कंट्रोवर्सी है वो कुछ यूँ है कि इन तरमीम के ज़रिए कई ऐसे नए ऑफेंसेस क्रिएट किए हैं, ख़ास तौर पे पब्लिक ऑर्डर के हवाले से, जिसके तहत फिर सिविलियंस को भी कोर्ट मार्शल के ज़रिए उनको ट्रायल किया जा सकता है, और उनकी ट्रायल जो हैं वो फिर आम अदालतों में नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रायल्स होंगी। तो उस पे कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंसानी हकूक़ की वगैरह, उन्होंने इस पे काफ़ी तशवीश ज़ाहिर की है। तो पाकिस्तान में कानून बनने की असल प्रक्रिया क्या है? जो इनकी अब इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात है, वो इसमें पाकिस्तान के आइन के तहत जो तरीक़ेकार है किसी भी कानून को पास करने का, वो ये है कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो अगर एक कानून पास करती हैं तो वो फिर उसके बाद जाता है सदर पाकिस्तान के पास उनकी अप्रूवल के लिए। अब सदर मुमलिकत कहते हैं कि मेरी इन कवानीन पे अप्रूवल नहीं थी। उसके बग़ैर जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने वो कवानीन जो हैं वो नोटिफाई कर दिए, ये कह के कि अगर सदर की अप्रूवल 10 दिन के अंदर अंदर नहीं होती तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि उन्होंने अप्रूवल दे दी है। इस पे दो राय पाई जाती हैं। एक व्यू ये है कि नहीं, जो कानून है उसमें एक्चुअल असेंट की ज़रूरत होती है, सदर के दस्तखत के बग़ैर वो कानून नहीं बन सकते। मैं समझता हूँ ये राय सही है। एक दूसरा व्यू पॉइंट जो है वो ये है कि नहीं, उनकी असेंट डीम की जाएगी। मैं समझता हूँ दैट इज़ नॉट द करेक्ट पोजीशन इन लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये फर्स्ट स्टेज में एक सिनेरियो होता है जहाँ सदर की कंसेंट जो है वो डीम की जा सकती है, मगर वो ये इन दो बिल्स को अप्लाई नहीं करेगी। 19 अगस्त को खबर चली कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दोनों बिलों पर साइन कर दिया है और ये कानून बन चुके हैं। इसके अगले ही दिन राष्ट्रपति ने ट्वीट कर पूरी कहानी को पलट दिया। वैसे आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में राष्ट्रपति की कुर्सी को लेकर हंगामा खड़ा हुआ हो। इसकी शुरुआत पाकिस्तान बनने के साथ हो गई थी। 1947 में पाकिस्तान नया मुल्क बना। 1956 तक पाकिस्तान में राजतंत्र रहा। ब्रिटिश क्राउन हेड ऑफ द स्टेट होता था, गवर्नर जनरल उनका प्रतिनिधि। और फिर आया 1956 का साल, पहला संविधान बना, पाकिस्तान गणतंत्र बन गया, राजशाही खत्म हो गई। अब हेड ऑफ द स्टेट की जिम्मेदारी आ गई राष्ट्रपति के पास। उनका चुनाव इलेक्टोरल कोलाज के जरिए होने लगा। मार्च 1956 में सिकंदर मिर्जा पहले राष्ट्रपति बने। अंदर खाने विरोध हुआ तो जूनियर आर्मी अफसर अयूब खान से दोस्ती की, प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बना दिया। 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने अपने ही बनाए संविधान को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मार्शल लॉ लगाया। अयूब खान को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। 20 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को कुर्सी से उतार दिया। बाद में उन्हें पाकिस्तान से निर्वासित कर दिया गया। सिकंदर मिर्जा के अंतिम दिन लंदन में गुजारे के लिए वो होटल चलाया करते थे। नवंबर 1969 में उनकी मौत हो गई। उस समय पाकिस्तान में याया खान का शासन शुरू हो चुका था। याया ने मिर्जा के मृत शरीर को पाकिस्तान लाने की इजाज़त नहीं दी, उन्हें ईरान में दफन किया गया। सिकंदर मिर्जा के बाद अयूब खान राष्ट्रपति बने। अयूब ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ही खत्म कर दिया। 1962 में नया संविधान लेकर आए। पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक बन गया, जैसा कि अभी अमेरिका में होता है। राष्ट्रपति स्टेट के साथ साथ सरकार के भी मुखिया बन गए। अयूब के कार्यकाल में भारत के साथ युद्ध भी हुआ। ताशकंद समझौते के बाद युद्ध विराम हो गया
1969 आते आते अयूब खान की ताकत घटने लगी थी। एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो सड़कों पर थे, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब का आंदोलन चल रहा था और आखिरकार मार्च 1969 में अयूब ने इस्तीफा दे दिया, कुर्सी याया खान के हवाले कर दी। याया खान को अराजकता विरासत में मिली थी। ईस्ट पाकिस्तान में आज़ादी की मांग उठने लगी थी। याया ने चुनाव भी कराए, इसमें शेख मुजीब की अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन सरकार नहीं बनने दी गई। विरोध हुआ तो सेना उतार दी गई। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। पाकिस्तान इसमें हार गया। बांग्लादेश नाम से नया मुल्क बना। पाकिस्तान में इस हार का ठीकरा याया के ऊपर फूटा। 20 दिसंबर 1971 को याया ने इस्तीफा दे दिया। याया के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो राष्ट्रपति बने। उन्होंने नया संविधान बनवाया। इसके तहत पाकिस्तान में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा मिला। प्रधानमंत्री की कुर्सी को वापस लाया गया। उन्हें सरकार की जिम्मेदारी मिली। 1973 में चुनाव के बाद भुट्टो प्रधानमंत्री बन गए। अगले राष्ट्रपति बने फजल इलाही चौधरी। वो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी शक्तियां प्रधानमंत्री से कम थीं। भुट्टो को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पीएम की कुर्सी से उतार दिया गया। उनके वफादार रहे जनरल जिया उल हक ने तख्ता पलट कर दिया था। इसके बावजूद चौधरी कुर्सी पर बने रहे, लेकिन जिया उल हक से खटपट होती रही। सितंबर 1978 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जिया उल हक राष्ट्रपति बने। जनरल जिया ने 1988 तक अपना शासन चलाया। उन्होंने 1973 के संविधान में मिले मूल अधिकारों को गायब कर दिया और भी बहुत सारे बदलाव किए। 1985 में संविधान संशोधन हुआ। पाकिस्तान में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया। सरकार की शक्तियां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच बांट दी गईं। राष्ट्रपति को सरकार भंग करने का अधिकार मिला, यानी जनरल जिया ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। लेकिन अगस्त 1988 में एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। जनरल जिया के बाद गुलाम इसाक खान राष्ट्रपति बने। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनकी राष्ट्रपति के साथ पटरी नहीं खा रही थी। अगस्त 1990 में इसाक खान ने बेनज़ीर सरकार को बर्खास्त कर दिया, भ्रष्टाचार और अराजकता का हवाला देकर। बेनज़ीर के बाद नवाज शरीफ पीएम बने। 3 बरस बाद गुलाम इसाक खान ने उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के इस फैसले को अवैध ठहरा दिया। नवाज वापस अपनी कुर्सी पर आए, लेकिन राष्ट्रपति से उनकी नहीं बनी। तब मिलिट्री ने दखल दिया। फिर नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान दोनों को अपना इस्तीफा देना पड़ा। गुलाम इसाक खान के बाद वसीम सज्जाद 4 महीनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नवंबर 1993 में फारूक लगारी पाकिस्तान के 8वें राष्ट्रपति बने। लगारी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे। उन्हें बेनज़ीर सरकार ने नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में दोनों में जजों की नियुक्ति और सरकार की पॉलिसीज को लेकर झगड़ा हुआ। 1996 में लगारी ने बेनज़ीर सरकार को डिसमिस कर दिया। 1997 में नया आम चुनाव कराया गया। नवाज शरीफ चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर वो लगारी से उलझ गए। दिसंबर 1997 में लगारी को पद छोड़ना पड़ा और एक बार फिर से वसीम सज्जाद केयरटेकर प्रेसिडेंट बनाए गए। जनवरी 1998 में मोहम्मद रफीक तरार 9वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने पाकिस्तान में संसदीय लोकतंत्र लौटाने की दिशा में काम किया। राष्ट्रपति की शक्तियां कम करने वाले संविधान संशोधनों को मंजूरी दी। अक्टूबर 1999 में तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया। तरार ने इसका विरोध किया, मगर उनकी नहीं सुनी गई। बाद में वो मुशर्रफ के साथ हो गए, लेकिन 2001 में उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उनके बाद परवेज मुशर्रफ ने कुर्सी हथिया ली। वो पाकिस्तान के 4थे मिलिट्री शासक और 10वें राष्ट्रपति बने। फरवरी 2008 में आम चुनाव हुआ। ये सही मायनों में पाकिस्तान का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर थी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी। मुशर्रफ ने चुनाव में अपनी पार्टी भी खड़ी की थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही। पहले PMLN और PPP ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन कुछ ही समय बाद PMLN अलग हो गई। उसने मुशर्रफ के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त 2008 में मुशर्रफ ने इस्तीफा दे दिया। वो देश छोड़कर भाग गए। मोहम्मद मियां सुमरो को 22 दिनों के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। सितंबर 2008 में आसिफ अली जरदारी नए राष्ट्रपति बने। 2010 में 18वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके तहत राष्ट्रपति की शक्तियों को घटाया गया। तब से सरकार की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रधानमंत्री के पास आ गई। राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड बनकर रह गए।
जरदारी के बाद ममनून हुसैन राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी अपना 5 बरस का कार्यकाल पूरा किया। अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकार बनाई। इमरान खान पीएम बने। उसके अगले महीने ही ममनून हुसैन का कार्यकाल खत्म हो रहा था। पीटीआई ने अपनी तरफ से आरिफ अलवी को खड़ा किया। अलवी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। वो मौजूदा राष्ट्रपति हैं। उनका टर्म 9 सितंबर 2023 को खत्म हो रहा है। उससे पहले उनके ट्वीट ने पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक नई मुसीबत को खड़ा कर दिया है। लेकिन अलवी सरेआम मुखालफत क्यों कर रहे हैं, इसकी 2 वजहें बताई जा रही हैं। नंबर 1, इमरान खान। 18 अगस्त को इमरान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इमरान फिलहाल तोशाखाना मामले में सजा काट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके ऊपर पीएम रहते हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्स अभी भी इमरान के कंट्रोल में हैं। इस केस में इमरान को 2 से 14 साल तक की जेल या फिर मौत की सजा हो सकती है। आरिफ अलवी इमरान की पार्टी पीटीआई के मेंबर रह चुके हैं। उन्होंने कई मौकों पर उन्हें बचाने की कोशिश भी की। जानकारों का कहना है कि वो इस बार इमरान की जान की परवाह कर रहे हैं। नंबर 2, अपने भविष्य की सुरक्षा। सितंबर 2023 में आरिफ अलवी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन्हें आशंका है कि उनके ऊपर भी सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए एक धड़ा ये कह रहा है कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे उन्हें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। जाते जाते एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप की मणिपुर से एक और स्पेशल रिपोर्ट आ रही है। क्या है वायरल वीडियो का सच? महिलाओं के साथ मणिपुर में हुई बर्बरता की अनसुनी कहानियां क्या हैं? कौन है असली गुनहगार? लल्लन टॉप पर देखिए हमारी फाइनल रिपोर्ट 23 सितंबर दोपहर 2 बजे। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।